Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS। फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री सीरीज देख रहे हैं क्लास 6 का, और मैं आपको इसी चैनल पे 6 to 12 स्टैंडर्ड का कंप्लीट हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का पढ़ाऊंगा और टाइम लिमिट के अंदर। तो आज का टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है हमारे अतीत पार्ट 1 का है। ये दूसरा टॉपिक है यानी आरंभिक मानव की खोज। जो इनिशियल ह्यूमन था वो क्या क्या चीज़ खोजा, इस पर हम लोग इस टॉपिक में ये चीज़ डील करेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, पिछले चैप्टर में हम लोग देखा था एक लड़की थी, उसके मन में कई तरह के सवाल आया था। उसी तरह से इस चैप्टर में भी एक बॉयज़ है, तुषार नाम का है, और ये यात्रा करता है। किसे यात्रा करता है? तो ट्रेन से यात्रा करता है, और इसके मन में कई सवाल आता है, और इन तमाम सवालों का इस चैप्टर में जवाब देने की कोशिश किया गया। एक शादी में जाता है और उसके पास कई चीज़ें वो देखता है। तो उसी में से एक जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसको ये पता चला यानी तुषार को कि मात्र 150 साल पहले ट्रेन चलना स्टार्ट किया है। फिर इसके मन में आया, और बस तो उससे भी बहुत बाद आया है, बस तो कुछ दशक बाद आया है। तो उसके मन में ये सवाल आया कि क्या जो पहले जो लोग रहते थे, इनिशियल जो मानव था, प्रारंभिक मानव, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे? पैदल नहीं जाते थे, लेकिन जाते थे। ये बच्चा एक मन में सवाल है, और इसी सवाल के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को आगे डील करने की कोशिश किया गया। तो सवाल है, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? तो जो इनिशियल मानव था वो सबसे बड़ा उसका जो मुख्य वजह था वो खाद्य जो भोजन के लिए वो इधर उधर क्या करता था? घूमते रहता था, यानी अखेट करता था। अखेट मतलब शिकार करता था। और इस महाद्वीप जो हम लोग रह रहे हैं 20 लाख साल पहले तक ये लोग क्या करते थे? इसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। भोजन का इंतजाम करने के जो विधिक आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया। मतलब खाद्य संग्रह या अखेट खाद्य संग्रह क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि जो भोजन जिस तरीके से वो इन्हें शिकार करके संग्रह करते थे, खाते थे, उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? अखेट संग्रह या अखेट खाद्य संग्रह। नेक्स्ट है कि जो हम लोग का जो महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ये किस तरह से है? तो इक्वेटर के आसपास है। मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेटर है यानी 0 डिग्री अक्षांश के आसपास है। यानी इंडिया जो है, स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो 0 डिग्री अक्षांश से थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री के आसपास शुरू होता है, और मेनलैंड जो है 8 डिग्री और बाकी 6 डिग्री से। तो चूंकि ये 0 डिग्री के आसपास है, इसलिए यहाँ पे क्या है? तो गर्म देश है, यानी यहाँ जो है महाद्वीप क्या है? तो गर्म है। चूंकि गर्म है तो कई चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाता था। एक सवाल और यहाँ पे फ्रेंड्स है कि जैसे कि इसका एक मन में सवाल आया था कि 150 साल पहले ट्रेन स्टार्ट हुआ, मतलब किसके समय में हुआ था? तो एक सवाल पूछा जाता है, तो डलहौजी के समय में ट्रेन की यानी रेल, डाक तार, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डलहौजी के समय में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और डलहौजी के कार्यकाल की बात की जाए 1848 से 1856 है। कब से कब है? 1848 से 1856 है। और इसी समय में 1853 में रेल की शुरुआत होता है, जो बम्बई से थाने के था। नेक्स्ट, यानी मेन क्या टारगेट था? घूमने का। तो उसका उद्देश्य था, एक तो सांस्कृतिक विस्तार होता ही है, जुड़ाव होता ही है, लेकिन भोजन ही मेन उसका उद्देश्य था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक लाइन डील करने का मैंने वादा किया है, इसलिए मैक्सिमम लाइन को मैं जो आपके लिए काम का उसको डील कर रहा हूँ। ये काम आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? तो कई ऐसे जानवर थे जो खुद मनुष्य का शिकार कर सकते थे, आदमी का शिकार कर सकते थे, या जो उसका पकड़ने का तरीका था वो उसे नहीं पता था, या बहुत सारे भोजन जो है माने जो फल फूल है वो भी विषैला होता है। तो वो काम आसान नहीं था। यानी एक तो जानवर था, उससे सुरक्षा चाहिए, या उसको जो शिकार करना उसके लिए उपकरण चाहिए। उसके बाद कोई अच्छा माना पता चला कि बहुत अच्छा देखने में फल है, लेकिन वो क्या है? जहरीला है, तो ये भी पता होना चाहिए। इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट था, और फिर भी धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ता चला गया। नेक्स्ट आता है अखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहने के कम से कम 4 कारण हो सकता है। यानी कह रहा है कि जो शिकारी था यानी जो अखेट करता था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में जाता था। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस बुक में इसका जो मुख्य 4 कारण बताया गया। पहला कारण क्या है
कि अगर किसी एक जगह पे ज़्यादा दिन तक रह जाएगा तो वहाँ के जो फल फूल पेड़ पौधा या जानवर है जो खाद्य संग्रह के रूप में यूज होता था वो खत्म हो जाएगा, फिर कठिनाइयाँ होंगी। दूसरा कारण है कि चूंकि जानवर यानी बहुत जानवर क्या है, खाद्य संग्रह है, ये चूंकि अपने शिकार के तलाश में अलग अलग जगह मूव करते रहते था, तो उसको चूंकि मूव कर रहा था जानवर, तो उसको खोजने के लिए भी अलग अलग मूव करना पड़ता था। तीसरा कारण इसमें बताया गया कि फल फूल अलग अलग मौसम में होता है, जैसे कि अभी तरबूजा का सीजन है, माने वैसा इलाका में रह रहे हैं जहाँ पर केवल तरबूज तो हो सकता है 2-3 महीने बाद तरबूज खत्म हो जाएगा, फिर खाने की समस्या हो जाएगी। इसीलिए मौसम के उपयुक्त जहाँ बेहतर अनुकूलन हो, जहाँ बेहतर विकल्प हो, वहाँ पे वो ट्रांसफर होता था, मूव करता था। चौथा और अंतिम कारण है कि पानी एक बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि वैसे जगह पर रहेगा जहाँ मानिए अभी कोई जैसे दक्षिण भारत का यानी साउथ इंडिया का जो बहुत सारे सिटीज़ है, वहाँ पे क्या है कि सालों जो नदियाँ हैं या तालाब है वहाँ पे सालों भर पानी नहीं रहता है। तो वहाँ पर जहाँ मानिए किसी बरसाती सीजन में रहा जहाँ पे बहुत पानी है, लेकिन गर्मी के सीजन में पानी सूख जाता है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर रहना भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए भी पानी के तलाश में भी निकलता है। और ये आप अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देख सकते हैं कि आप बहुत सारे इलाका में पानी गर्मी के सीजन में सूखा घोषित हो जाता है। नेक्स्ट, अब सवाल है कि जो आरंभिक मानव था उसको किस चीज़ के बारे में जानकारी था, यानी क्या क्या चीज़ वो जानता था। जो पुरातत्वविद है ऐसे कुछ ये जो आर्कोलॉजिकल होता है जो व्यक्ति, वो क्या करता है कि वो चीज़ें को संग्रह करता है। जैसे आखेट जो बहुत सारे वस्तु मिला, तो उससे पता चला कि जो उस समय जो आरंभिक मानव था वो आखेट करके यानी शिकार करके क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। उसी में कुछ जो स्टोन है ये भी दिखाया गया है, जैसे कि ये जो बड़ा वाला स्टोन है जो कॉम है, ये सबसे प्राचीनतम स्टोन है। यानी पहले क्या होता था, बहुत बड़ा बड़ा होता था स्टोन, फिर क्या हुआ कि ये इससे शिकार करना जो कभी जैसे बड़े जानवर है उसके लिए तो आसान था, लेकिन मान लेते हैं आप याद कीजिए बंदर की कहानी कि बंदर को एक मच्छी मारने के लिए रखा गया था और बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया था। अगर पता चला बहुत बड़ा जानवर है तब तो ठीक है, लेकिन मान लिए कोई छोटा शिकारी है, ठीक है, तो उसके लिए अगर इतना बड़ा पत्थर का यूज करता है तब तो वो खुद ही चपटा होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसमें विकसित होता गया और फिर स्टोन का साइज धीरे धीरे छोटा हो गया और फिर उससे भी और आगे बढ़ा और छोटा हुआ, और जब अभी आया यानी 10,000 साल पहले इस तरह से क्या हुआ, छोटा छोटा स्टोन बनने लगा। उसके अलावा ये एक और है जो अंतिम है, ये नेचुरल स्टोन है। क्या है, नेचुरल स्टोन है, यानी पत्थर नेचुरल है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 स्टोन का यूज अलग अलग बताया गया है। एक में क्या है, तो जो खाने के लिए मतलब स्टोन इस तरह से इसको निकाल रहा है, नुकीला बना रहा है कि जड़ को क्या किया जाए, आराम से खोद के निकाला जा सके। यानी जो पेड़ पौधे की जड़ होता है उसको खाने में जो यूज करता है उसको निकालने के लिए इस तरह के स्टोन बनाया जाता था। दूसरा क्या है, तो जो स्टोन है वो इस तरह से स्टोन का कटिंग किया गया था जिससे क्या होगा कि जो जानवर है उसके खाल को उतारा जा सके। नेक्स्ट, इसमें से कुछ स्थल है जो आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये बहुत सारे साइट्स हैं, आर्कोलॉजिकल महत्वपूर्ण पूरा स्थल है यानी साइट्स है। तो इसमें से कुछ दिया हुआ है, जैसे कि रेड वाला है, ये क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। कौन सा है, तो रेड वाला जो है कौन सा है, जैसे भीमबेटका, ये भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का है। ये कौन सा है, तो पूरा पाषाणिक स्थल है। उसके बाद हुसगी, ये भी है पूरा पाषाणिक स्थल है। और कुरनूल, ये भी क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। फ्रेंड्स, ये आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे हैं तो ग्राफ जो PDF में शेयर कर दूंगा वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ये सब पॉइंट को आपको बार बार मार्क करना है। जो NCERT में कभी कभी सुनते होंगे कि क्वेश्चन टफ पूछा जाता है, एक्चुअली टफ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, वो NCERT के किसी लाइन को उठा के पूछ देता है और चीज़ें टफ हो जाता है। जैसे हाल के दिनों में BPSC और बिहार दरोगा में ऐसा देखा जा रहा है। उससे पहले नवपाषाणिक से पहले देख लेते हैं हम लोग क्या, तो महापाषाणिक स्थल मिडिल वाला, तो महापाषाणिक कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक का है ब्रह्मगिरी, ये भी महापाषाणिक है। उसके बाद आदिचरनूर, ये भी महापाषाणिक स्थल है, पूरा स्थल है। उसके अलावा जो नवपाषाणिक स्थल है इससे सवाल मतलब ये कुछ ज़्यादा है, ऐसे तो इसमें बहुत कम दिखाया गया, लेकिन इस मैप में भी जैसे कि पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये सब क्या है, ये सब नवपाषाणिक स्थल है। उसके अलावा कोल्डीबा, ठीक है, उसके बाद महगढ़ा, उसके बाद चिरौंद, ये चिरौंद कहाँ पर है, बिहार में है। उसके बाद ये जो मेघालय में है कौन सा है, दाओ जली हंडिंग। उसके अलावा बुर्जोम, ये कश्मीर में है।
और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेहरगढ़ ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। बुर्ज होम में क्या था? तो बुर्ज होम में गर्त आवास था, यानी धरती के अंदर इसको काट के घर बनाया जाता था। इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा ये जो मेहरगढ़, ये यहाँ से कई चीज़ों के साक्ष्य मिला जो हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा कुछ आधुनिक बस्तियाँ भी हैं, जैसे कि आधुनिक नगर कोलकाता में था और आधुनिक गाँव, स्टार्टिंग गाँव कहाँ, गाँव दिया हुआ है मुंबई में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब स्टोन, चूंकि उस समय पत्थर ही मेन औजार था, पाषाण ही मेन औजार था, इसलिए इसी का उपकरण बनता था। और जहाँ बेहतर मानी बेहतर से बेहतर स्टोन मिल सके उसके तलाश में जो आदमी हमेशा मूव करते रहता था। और जहाँ पे बेहतर क्या होता था, पत्थर मिलता था, चूँकि बेहतर औजार बन पाएगा और अच्छे से आखेट हो पाएगा, इसलिए वहाँ पर आदमी खोज में उसके निकलता था। और जहाँ पे वो स्थल मतलब मिल जाता था और जहाँ पे उद्योग एक तरह से स्टोन बनाने लगता था, उसको क्या कहते थे? उद्योग स्थल, यानी जहाँ पे पत्थर का चीज़ें बनने लगता था। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलता है? तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपके आस पास या बचपन अगर सामान गुजरा होगा या कहीं आपके आसपास देखे होंगे कि जैसे कि जो खुरपी हुआ या कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी, तो जहाँ पे बड़ी इस तरह से बनाता है, या घर में जब आपके घर में बढ़ई काम करता होगा तो बहुत सारे अवशेष, कोई लकड़ी कटिंग रह गया, कोई छिलका रह जाता है, कोई जो गुंडी है वो रह जाता है। उसी अवशेष के आधार पर ये मतलब डिसाइड किया गया, ये साक्ष्य मिला कि यहाँ पर इस तरह से चीज़ें पहले बनता था। जहाँ पर मान लेते हैं स्टोन बेहतर था, यानी पत्थर का बहुत सारा टुकड़ा मिला है, औजार मिला है, तो वहाँ पर ये माना जाता था कि यहाँ पे पत्थर उद्योग रहा होगा। कभी कभी इन स्थलों पर बहुत ज़्यादा समय तक आदमी कुछ रह जाता था, तो आवासीय और उद्योग स्थल का, यानी मतलब जैसे कोई बड़ी दुकान है, बहुत दिनों पर वहीं रहा और वहीं पे अपना घर बना लिया, तो वो उद्योग भी है और आवासीय स्थल भी है। ये नेक्स्ट इसी में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते थे जो लोग जहाँ काम करते थे, मतलब जहाँ रहते थे, और उन जैसे गुफाओं हुआ, कंदरा हुआ, इसी तरह में क्या आवासीय पुरास्थल मिला है, जैसे कि भीमबेटका का है। प्राकृतिक गुफाएं जैसे बिंद और दक्कन में, पर्वतीय इलाके में भी, नर्मदा घाटी के आसपास भी कई प्राकृतिक गुफाएं मिला जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट जैसे ये प्राकृतिक गुफा है, इसी में आदमी अंदर में किसी तरह से रहता था। नेक्स्ट पुरास्थल क्या हुआ? तो उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और आदि इमारतें जैसे वस्तुएं अवशेष मिले। जैसे हम लोग ने देखा था कि बड़ी के एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे वो काम करता है, लकड़ी या फिर उसके अवशेष कई चीज़ें रह जाता है। उसी तरह से जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें मिला है पुराना, उसको क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। नेक्स्ट पुरास्थल के बारे में अगला अध्याय में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए बस इतना इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है कि उस समय क्या था? पाषाण का औजार का निर्माण। सवाल है कैसे होता था? तो दो तरीके से होता था। किस तरह से? दो तरीके से। एक तो पत्थर से पत्थर को टकराकर, ठीक है, क्या पत्थर से पत्थर को टकराकर, बचपन में आपका अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा, कभी न कभी अगर आप आम तोड़े होंगे तो निशाना लगाते होंगे बचपन में। उसके अलावा दूसरा क्या था? जो पत्थर से पत्थर टकरा करता था, इसमें क्या होता था? पत्थर पर तब तक सल निकल नहीं आते थे जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए, यानी एक तरह से नुकीला या छिलका या पत्थर की जो टुकड़ा जब तक बढ़िया से बन नहीं जाता था तब तक क्या करता था? वो टकराते रहता था। दूसरा तकनीक है दबाव सल्प तकनीक, यानी पत्थर को पत्थर से किसी तरह से दबाव देके उसको क्या करता था? तोड़ के, जैसे कि पैर से अपने कभी कभी लकड़ी की बचपन में तोड़ा होगा, तो वो इसी तरह से यहाँ पर भी काम करता था। क्रोड या हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ा नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, यानी उसको अच्छे से शेप में बनाया जाता था। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि आग की खोज। सवाल है आग की खोज कब हुआ? तो इसका जो कुरनूल गुफा है, ठीक है, इसलिए हम लोग देखा ऊपर तो राख के अवशेष मिले, यानी जो कुरनूल से क्या मिला है? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कहीं न कहीं आग जलता था, यानी राख के अवशेष से ही पता चला है कि यहाँ पर कभी कभी आग कभी न कभी जला होगा। और इसका मतलब है कि जो आग जला होगा, तो आग का इस्तेमाल कई कारणों से किया जाता था पहले। तो आग, जैसे आज के दिन में भी आग का काम बहुत सारा है, लेकिन जो इस बुक में दिया गया मेनली, जो कि इनिशियल बुक है, एक तो लाइट जलाने के लिए यानी अंधेरा को दूर करने के लिए, दूसरा कि मीट पकाने के लिए, तीसरा सुरक्षा के लिए। सुरक्षा मतलब क्या हुआ? यानी लाइट जलाने के लिए था, मीट पकाने था। सुरक्षा मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े कोई जानवर आता था तो आग से डर जाता था, इसलिए भी जला कर रखा जाता था। और आग की खोज किस आधार पर हुआ? तो वहाँ पे राख के अवशेष मिला है। कहाँ पे मिला है? तो कुरनूल गुफा। नेक्स्ट कह रहा है
आज हम आग का उपयोग कैसे करते हैं तो ये आप लोग भली भांति जानते हैं। अब एक और आता है टर्म बदलती जलवायु। आजकल भी ये हॉट विषय बना हुआ है कि जलवायु परिवर्तन को लेके कह रहा है कि आज से लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आया। बड़े बदलाव आया। क्या हुआ कि जब गर्मी बढ़ने लगा, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जो आइस था, यानी जो उस समय बर्फ था, वो सब क्या हुआ, पिघलने लगा। उससे क्या हुआ कि जो बर्फ के नीचे जो जंगल था, यानी जो पेड़ पौधा था, वो बाहर निकल गया। जैसे अभी भी आपको अमेरिका के जो चिनूक है, जब चिनूक ने हरमट्टन जब विंड है या चिनूकी है, तो क्या होता है जब अभी वर्तमान अमेरिका में अब आपको हर साल ये दिखेगा कि जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो जो आइस है वो पिघल जाता है और उसके नीचे से बहुत सारे जो घास है वो उगाता है। जब घास की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा कि उस पर जो निर्भर जीव जंतु है, ठीक है, उसको खाना अच्छा से मिलेगा। जब अच्छा से खाना मिलेगा तो क्या होगा, वो खाकर ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है और उसमें वृद्धि होगा। जैसे कि इसके अलावा जैसे हिरन है, बरसिंघा है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, ये जानवरों की संख्या बढ़ी। जानवरों की संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि ये जानवर जो है सब कहीं न कहीं घास पे निर्भर है और जब चारा अधिक मिलेगा तो इसको जीवन यापन इसका आसान हो जाएगा। जब अधिक संख्या होगा तो फिर जो उस पर डिपेंडेंट आदमी है, नहीं मान लीजिए घास पे जानवर डिपेंडेंट है और जानवर पर क्या है, मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए भी खाना अच्छा मिलेगा, तो जानवरों का शिकार करते थे और बेहतर भोजन करते थे। उसके अलावा है कि इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से पालने की सोचने लगे थे। यानी आज से 1200 साल पहले, क्या 12,000 साल पहले जानवर को यानी जो पालतू बनाने के लिए प्रयास किया जाने लगा, जो उसके लिए बेहतर था। ठीक है, और इस काल में मछली का भी भोजन का बहुत पूर्ण स्रोत आ गया था। नेक्स्ट कि 8,000 साल पहले, कब, पिछले चैप्टर में 8,000 साल पहले गेहूं जौ का उत्पादन हो गया था। कहाँ पे? तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया था, यानी एस के वाला, एस से और के वाला 8,000 पहले देख चुके थे। उसके अलावा अनाज जैसे प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जैसे एक सवाल अभी हर बच्चा को पूछा जाता है, पहले अंडा आया पहले मुर्गी। तो इस केस में यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो गेहूं और जौ या धान जो था ये लगाया नहीं था, बल्कि प्राकृतिक रूप से खुद से ही ये डेवलप हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि गेहूं, जौ और धान अनाज प्राकृतिक रूप से ही उगे थे स्टार्टिंग में, बाद में उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें शोध हुआ और नए नए किस्म का आने लगा। अब है नाम और तिथियाँ अलग अलग है। जैसे कि ये जो हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें कुछ नामकरण है जो पुरातत्वविदों ने अपने नाम से, अपने हिसाब से रखा है। जो आरंभिक काल को वे लोग पूरा पाषाण काल कहते थे, यानी फर्स्ट काल को क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण मतलब स्टोन यानी पत्थर। यानी पहला काल कौन हुआ? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष से कब तक है? 12,000 वर्ष पूर्व। यानी पूरा पाषाण कब से कब है? तो 20 लाख से 12,000 वर्ष तक। यानी पहला आपको फ्रेंड्स ये बोलते रहना है कि 20 लाख से 12,000 कौन सा काल हुआ? पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस काल को भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी पूरा पाषाण काल को भी फिर क्या करता है? 3 पार्ट में डिवीजन किया जा रहा है। पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में। सवाल है कौन कौन? तो देखते हैं। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। स्टार्टिंग कौन? आरंभिक, मध्य और उत्तर, यानी उत्तर ए। ठीक है, इस तरह क्या आरंभिक काल हुआ, फिर मध्य काल हुआ और पूरा फिर अंतिम में उत्तर पाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास में लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुआ है। ये मार्क क्या है? भिविया है। यानी 99% चीजें जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में हो गया है। आपको क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कि कौन जो जैसे आग की खोज कब हुआ था, तो किस काल में हुआ था। उसके अलावा कई चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको ये देखना है कि 99% अगर ऑप्शन मान लेते ABCD आ गया और आपको नहीं पता चल रहा है तो आप किसके साथ जाना है आपको? तो पूरा पाषाण काल। फिर दूसरा आता है, फिर 1200 से लेकर 10,000 साल, 12,000 साल से लेकर 10,000 पहले तक काल को क्या माना जाता है? मध्य पाषाण। क्या माना जाता है? मध्य पाषाण। यानी पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा अंतिम जो है वो हम लोग देखेंगे, उसका अलग से कालखंड देखेंगे। तो पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं और मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, यानी क्या कहते हैं? मेसोलिथिक को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। इसका कालखंड कब से कब है? तो 12,000 से 10,000 साल पहले। इस काल में पाषाण औजार तो आमतौर पर बहुत छोटे थे
और इसे माइक्रोलिथिक या लघु माना जाता था। इस मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो पहले यानी पूरा पाषाण काल में जो औजार बना था उसका उपयोग हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रहा था। जो पहले बड़ा बड़ा औजार था उसको छोटा छोटा बनाने लगा और इसको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ और लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में पहले तो केवल क्या था, पूरा पाषाण काल में केवल पाषाण था यानी जो पत्थर था, लेकिन अब औजार के रूप में हड्डी, लकड़ियाँ के मुट्ठे, हंसिया और आरा जैसे औजार मिलते थे। यानी ये सवाल पूछा जा सकता है कि हंसिया और आरी यानी हंसुआ और आरी किस काल का है, तो मध्य पाषाण काल का है, यानी लघु पाषाण या माइक्रोलिथिक काल का है। नेक्स्ट कौन है, तो नव पाषाण काल। उसका कालखंड कब है, 10,000 साल से पहले तक इसे नव पाषाण काल कहा जाता था। यानी एक सेकंड में रिवीजन करना चाहें, तीनों काल का पहले हुआ कौन, पूरा पाषाण काल, ये 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 12,000 तक, फिर 12,000 से 10,000 साल तक, और फिर 10,000 से साल तक को क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। नेक्स्ट, इसका जो चैप्टर नव पाषाण काल का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब चित्रकला था, शैल चित्र, इनमें से क्या क्या पता चलता है, चित्र से क्या पता चलता है। तो एक तो पहले ये पता चलता था, जैसे चित्र मान ली गुफा है कोई, इसके अंदर में चित्र बनता था इसके दीवार पे, तो उसे क्या पता चलता था कि दीवार पे चित्र, पहले तो चित्रकारी आता था। दूसरा, इनमें सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के और दक्षिण भारत में कई जगह मिला है, जिसमें जंगली जानवर बड़ी कुशलता से बनाया जाता था या उकेरा जाता था। इसे पता क्या जाता, पता ये चलता था कि उस समय कि जो शिकार से पहले कोई गया मान लो तो फिर चित्र बनाया जाता था, या उस समय किस तरह के जानवर हुआ करता था, या शिकार के लिए किस तरह से ऊपर हथियार को यूज करता था। एक इसका बेहतर उदाहरण दिया गया है, जैसे ये चित्र है। इससे क्या पता चल रहा है कि कोई जानवर भाग रहा है और जो मनुष्य है उसको पीछे से पकड़ने या शिकार करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे किससे पता चलता है, उस समय जो चित्र बना था उससे। नेक्स्ट, कौन क्या करता था, फिर सवाल है कि कौन क्या करता था उस समय। तो इस समय जो स्त्री और पुरुष है दोनों का जो काम है वो अलग अलग नहीं था, यानी स्त्री और पुरुष ऐसा भी नहीं था कि जैसे अभी जनरली महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, पुरुषों बाहर से काम करता है, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब अलग से डिफाइन नहीं किया गया था कि ये महिला काम है ये पुरुष का काम है, दोनों मिलजुल कर अपना काम करता था। दोनों क्या करता था, मिलजुल कर अपना पूरा काम करता था। जैसे इसमें से कुछ पार्ट है, एक तो जैसे कि महिलाएं, जैसे उदाहरण के तौर पे वे पत्थर और गुफाएं चित्र बनाते थे, इसमें से कई जैसे महिलाएं शिकार करती थी, इससे पता चलता है। ठीक है, हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि महिलाएं साक्ष्य करती, यानी चित्र से हमें ये भी पता चलता है क्या, उसमें महिलाएं शिकार भी करते थे, पुरुष औजार बनाते थे, महिला चित्रकारी करती थी, पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें ये सब किससे पता चलता है, तो चित्र को देख के। और महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे। कुछ अलग भी है, जैसे कुछ केवल महिलाएं क्या करती थी, केवल पुरुष काम करते थे। इस तरह से अलग अलग चीज़ें क्या हुआ, डेवलप हुआ है। अब एक और है भारत में शुतुरमुर्ग, यानी भारत में शुतुरमुर्ग की क्या स्थिति है। तो भारत में पूरा पाषाण यानी 20 लाख से 12,000 साल के बीच का जो कालखंड है, इस युग में शुतुरमुर्ग होते थे। यानी शुतुरमुर्ग का कब से कब तक है, 20 लाख से 12,000 साल तक पहले का है। एक महाराष्ट्र का एक स्थल है कौन, पटने पूरा स्थल, जो वहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडा का अवशेष मिला है। कहाँ पे, तो ये फ्रेंड्स मार्क कर लीजिए, महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल है, कौन सा है, तो पूरा पाषाण का है, जहाँ से शुतुरमुर्ग के क्या मिला है, अंडा मिला है। उसके कुछ छिलके पर चित्रण भी किया गया, यानी उसका जो यानी कुछ छिलका पर चित्रण मिला है। और अंडे से मनके भी बनाए जाते थे। इन अंडों से मनका यानी अंडा से मनका बनाया जाता था, अंडा पे छिलका पे चित्रांकन किया गया है, यानी चित्र बनाया जाता था। तो ये शुतुरमुर्ग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र के पटने से। नेक्स्ट है हुक्सी का साक्ष्य निरीक्षण। यह क्या कर रहा है, पूरा पाषाण युग में कई पुरास्थल मिले हैं, कुछ पुरास्थल अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले हैं। यानी इसका संबंध किससे है, तो पूरा पाषाण। अभी दो हम लोग देखें, एक तो पाटन यानी शुतुरमुर्ग वाला, दूसरा हुक्सी। अब कह रहा है इस प्रकार कई औजार मिले, संभवतः आवास उद्योग स्थल रहे होंगे। आवास मतलब जहाँ पे रहता था, और उद्योग मतलब वहीं पर उद्योग बनाया रह गया, उसको क्या कहते हैं, आवास उद्योग स्थल। ठीक है, अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। पूरा स्थल है वो झरना के निकट भी था, लेकिन अधिकांश कहाँ से बनाया जाता था,
चूना पत्थर से। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चूँकि पूछ देगा तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई चूना पत्थर से भी औजार बनता था। जी हाँ, ये वीवीआई कर लीजिए, चूँकि संभावना मतलब कम रहता है कोई ये सोच पाए नॉर्मली। अब कह रहा है एटलस में आप फ्रांस को ढूंढिए। फ्रांस का एक गुफा है जहाँ जिसकी खोज 100 साल पहले 4 स्कूल के छात्रों ने किया था। ठीक है, इसमें क्या क्या है, चित्र में 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक क्या मिला है, तो कुछ जानवर का चित्र मिला है, जैसे जंगली जानवरों में जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बरसिंगा, सुअर, इस तरह से 7 गहरे चमकीले रंगों के चित्र किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण स्थल में कौन कौन से जानवर का साक्ष्य मिला है। तो आपको चूंकि ये चित्र से पता चलता, चित्र को आपको इसमें ध्यान रखना है। घोड़ा था, गाय था, भैंस था, गेंडा था, रेंडियर था, बरसिंगा, सुअर भी है। ठीक है, अब कह रहा है इन रंगों का लो अयस्क और चारकोल खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यानी जो चित्रांकन किया जाता था, जैसे ये चित्र है, इसमें जो रंग बनता था किससे, लो अयस्क और चारकोल से, लो अयस्क और चारकोल से। फिर उन्हें या इसको बनाया क्यों जाता था, जैसे कोई शिकार पर गया तो उससे पहले बनाता था, या किस तरह से अनुष्ठान को कुछ शुभ अवसर के लिए बनाता था, जो आज भी निकलने से पहले पूजा पाठ आप लोग करते हैं। नेक्स्ट है कुछ शब्दावली है, जैसे कि आखेट मतलब शिकारी, संग्रह, खाद्य संग्रह, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल। अब ये तीनों काल कौन कौन से है, एक बार रिवीजन कराता हूँ। पूरा पाषाण यानी 20 से लाख से 12,000 साल पहले, मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 साल पहले, और नव पाषाण या लघु पाषाण क्या बचा, ये 10,000 साल पहले का है। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताना है, जैसे आखेट या खाद्य संग्रह गुफाओं में रहते थे, इसलिए क्यों रहते थे, तो उसको आसानी होता था, मतलब हर मौसम से बचा जा सके, या फिर शिकारी से बचा जा सके, जानवर से बचा जा सके। घास वाले मैदान का विकास कितने साल पहले हुआ, तो हम लोग ने देखा था कब हुआ था, तो एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ था 12,000 साल पहले, जिससे हुआ घास उग गया और उस पर जो निर्मित डिपेंडेंट एनिमल्स था उसकी संख्या बढ़ गया। आरंभिक लोगों ने गुफाओं के डैश चित्र करते थे, आरंभिक लोगों ने गुफाओं के डैश पर चित्र करते थे, किससे करते थे, दीवार पर चित्र करते थे। हुसी डैश से औजार बनाए जाते थे, ये किससे बनाए जाते थे, ये आपको कमेंट करना है, चूंकि अभी जस्ट पढ़ाया गया। नेक्स्ट 3 है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एक और न्यूज है, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी मार्केट में टेस्ट पेपर उपलब्ध होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्लीज़ आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक जैसे दूसरे क्लास में भी दूसरे चैप्टर में एक व्यक्ति था, यहाँ पर भी एक है, इस व्यक्ति का नाम है नेउनवा, जो भोजन इसको बहुत पसंद है, अलग अलग भोजन खाता है अलग अलग इलाकों में। इसी मन में जो सवाल आया है उसी को आधार बना के इस चैप्टर में आगे डील किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे कि पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। क्या था, कुत्ता, जो आप लोग को याद भी होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दे सकता है कि जंगली कुत्ता का जंगली पूर्वज था, यानी किस तरह कुत्ता था, एक सिर्फ कुत्ता दे दे, दूसरा जंगली कुत्ता दे दे, तो एक सेकंड के लिए आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उस समय किस पहले पालतू बना कौन सा जानवर, कुत्ता, उसमें भी जंगली कुत्ता। उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर इत्यादि जानवर भी घेर के मतलब उसको भी धीरे धीरे क्या हुआ, बनाने लगा। नेक्स्ट जानवर को एक तो जैसे हुआ क्या था ना कि पशुपालन की शुरुआत होता कैसे, यानी पशुपालन हुआ कैसे, तो पहले क्या हुआ, ज़्यादातर घास खाता था जानवर अभी भी, और अक्सर लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। किसको, इसको, मतलब जैसे कुत्ता है, भेड़ है, बकरी, इसको रखते थे, यानी इसके जानवर को जो सुरक्षा देते थे, धीरे धीरे ये सुरक्षा का मतलब प्रयास बढ़ते चला गया, और बाद में क्या हो गया, ये पशुपालक बन गए। यानी पहले क्या किया कि सुरक्षा देना शुरू हुआ जानवर को, जंगली जानवर को, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उसको पालने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ, उसको पालने लगे। नेक्स्ट, अब बचने की प्रक्रिया कैसे हुआ शुरू, तो बचने की प्रक्रिया कैसे शुरू होता है, तो लोगों के द्वारा पौधा उगाने, जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया से बचने की प्रक्रिया की शुरुआत होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए अभी आप क्या सब्जी लगाते हैं, या मान लीजिए मक्का लगाते हैं, मक्का को खेत में लगाएं, जैसे अभी मक्का लगाएं, ठीक है, तो अब इसका फसल कब आएगा, 3 माह बाद। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मक्का लगाएं और छोड़ के भाग जाइएगा, तो ये तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो जैसे खेती किया
तो खेती का वो जो फसल है उसको काटने के लिए, उसको यूज करने के लिए आदमी जहाँ खेती करता था वहीं पे रुक जाता था। धीरे इसी तरह से ये प्रक्रिया जारी रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, आदमी एक जगह पे बसने लगा। फिर जब बसने लगा तो उसके साथ कुछ जानवर भी रखता था और जानवर को रख के क्या करने लगा, उसको देखभाल करता था और धीरे धीरे वो पालतू बन गया। यानी बसने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुआ, तो खेती से, चूंकि खेती करता था तो बसने लगा और जानवर को धीरे धीरे सुरक्षा देने लगा, फिर वो पालतू बन गया। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 चित्र है, ये दोनों दांत का चित्र है। क्या है, दोनों जानवरों का दांत है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो पहला जानवर था, यानी जो प्राचीन जानवर है उसकी दांत बड़ा होता था, और जो बाद का है, ये जो मतलब जो जंगली जानवर है इसका दांत बड़ा होता था, और जो पालतू जानवर इसका दांत छोटा होता था। सवाल है क्यों छोटा होता था, क्यों बड़ा होता था? जो पालतू जानवर था, इस तो पहले बात तो ऐसा पालतू जानवर ही बनाया जाता था जो नेचर से क्या हो, अहिंसक हो, यानी हिंसक ना हो। लेकिन जो जंगली जानवर होता था ये बहुत खतरनाक होता था और इसका साइज भी बड़ा था, साथ ही साथ ये शिकार ज़्यादा करते थे, इसलिए इसका दांत भी बड़ा होता था। ये पालतू जानवर शिकार कम करते थे या नहीं के बराबर करते थे, इसलिए न केवल जानवरों का दांत बड़ा होता था बल्कि सींग भी छोटा होता था। यानी पालतू जानवर का दांत और सींग दोनों क्या होता था, छोटा होता था। उदाहरण के तौर पर आप गाय को देख सकते हैं और बरसिंगा को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुआ। ये आपके लिए क्या है, मोस्ट विविया लाइन है। विविया है कि बचने की प्रक्रिया कब से शुरू होता है, तो 12,000 साल पहले, यानी 12,000 साल पहले आदमी क्या हुआ, बचने की शुरुआत करता है। ठीक है, और वही जो फसल काटने या पालतू बनाए गए जानवरों को कुत्ते के बाद जो मतलब देख रेख के लिए बचने लगा, और कुत्ते के बाद जो दूसरा जो पालतू बनाया गया वो था भेड़ और बकरी। भेड़ बकरी ये दूसरा जानवर है। तो आप इसको फ्रेंड्स, कुत्ता तो हर एक जगह पूछा जाता है पहला पालतू जानवर कौन था, तो सब कहता कुत्ता, लेकिन आपको याद कर रखना है कुत्ता तो है ही, लेकिन दूसरा जो जानवर था वो भेड़ और बकरी है। इसको आप क्या कर लीजिए, VVI कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल कई जगह पूछा जा चुका है, लेकिन इसकी ये बहुत कम पूछा गया, इसलिए इसकी सवाल बनने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। अब क्या है, एक नवीन जीवन शैली, ये क्या कर रहा है, जब मतलब आप इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे डेवलप हुआ है तो धीरे धीरे, जैसे कि बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा क्या करता था, जैसे आप अगर छठ पूजा में आप जैसे छत पे जब देखिएगा कि जो कुछ महिलाएं या बच्चे या बड़े आदमी चिड़िया से बचने के लिए जो गेहूं सुखाया जाता है उसको देखते रहता है, उसी तरह से यहाँ पर भी चीज़ें धीरे धीरे बनता गया। तो भोजन, जैसे कि पहले बीज रोपा, फिर उसे बीज को बचाने के लिए जैसे खेत में जानवर या फिर जो चिड़िया है उसको बचाया जाता था, फिर फसल को काटा, उसको भंडारण किया, फिर इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे बढ़ता चला गया। नेक्स्ट क्या है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। अब एक अगर सीधा अगर आपसे आज भी पूछ दिया जाए कि क्या जो जानवर है वो खाद्य भंडार है, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, बट ये खाद्य भंडार है। कैसे है, तो चूंकि उस समय क्या था, या अभी भी चूंकि उस समय क्या था, जानवर ही आहार का मुख्य साधन था, शिकार ही था, तो ये क्या, जितना बेहतर जानवरों का विकास होता था उतना अच्छा खाद्य संग्रह मिलता था, खाद्य मिलता था। इसलिए क्या है कि चूंकि जानवर से एक तो उसका मांस मिलता था, दूसरा दूध मिलता था, यानी भोजन का अच्छा स्रोत मिल जाता था। इसलिए पशु पालन भोजन का बेहतर एक तरीका था, यानी एक बेहतर भंडार था। अगर ये स्टेटमेंट आपसे पूछ दिया जाए कि पशु पालन जो है एक भोजन का बेहतर विकल्प है, तो आप थोड़ा देर के लिए सोचने लगेगा कि पशुपालन से तो भोजन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन है। नेक्स्ट, आप क्या देखना है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालन के बारे में पता करें। स्टार्टिंग में जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स था और किस तरह से रहता था, किस तरह से खाता पीता था, देखते हैं। तो कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले शुरुआती में। कहाँ से मिला है, तो ये मिला है जो पुरातत्वविदों ने खोजा है। कहाँ पे खोजा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में भी कहाँ, कश्मीर। चूँकि कश्मीर थोड़ा सा नीचे है जब से अलग हुआ लद्दाख, तो कश्मीर यानी उत्तर पश्चिम कहाँ पे, कश्मीर में, और पूर्व और दक्षिण भारत में। तो पूर्व में भी यहाँ मिला है, हम लोग देखा था कि यहाँ पे मेघालय पार्ट में कृषि का साक्ष्य मिला था, और दक्षिण भारत में भी हम लोग देखे थे कि दक्षिण भारत में भी कई जगह कृषि का साक्ष्य मिला है। तो ये सब कृषि का साक्ष्य है जिसको आर्कोलॉजिकल जो साइट होता है, खुदाई होता है, उसमें उसको पता चला है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि स्थल है और उससे संबंधित हड्डी व अनाज है।
ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा, किसी भी एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं तो। क्या है? तो गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी मवेशी, ये कहाँ था? मेहरगढ़ से मिला। ये कहाँ से मिला? मेहरगढ़। ये है कहाँ पर? आधुनिक पाकिस्तान में। दो सवाल पूछा जा सकता है, एक तो मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ है कहाँ पे? तो आधुनिक पाकिस्तान में। दूसरा, मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यानी ये भी कह सकते हैं कि मेहरगढ़ से ही जो खेती की शुरुआत हुआ है 8,000 साल पहले, वो कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ से। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ से ही जौ और गेहूँ मिला है, बाद में भेड़ बकरी और मवेशी मिला है। दूसरा क्या है? दूसरा है चावल। चावल कहाँ से मिला है? तो उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। यानी कोल्डीवा का संबंध कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश से। और यहाँ से क्या मिला है? चावल और जानवर के हड्डी के टुकड़े। और ये कहा जाता है कि चावल जो है ये भारतीय, मतलब विश्व को भारत की तरफ से गिफ्ट है। यानी चावल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? भारत में हुआ है। नेक्स्ट, चावल साथ मवेशी, यानी मिट्टी पर खुर का निशान। आप इमेजिन कीजिए कि मिट्टी पे खुर का निशान मिला है। कहाँ से मिला है? महागढ़ से। महागढ़ से कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश का है। गेहूं और दलहन, यानी अब देखिए चावल तो कई जगह मिला है, लेकिन दलहन क्या है? दलहन पहला कहाँ से मिला है? तो गुफ क्राल में, जो आधुनिक कश्मीर से मिला है। गुफ क्राल में जो कहाँ से मिला है? कश्मीर से। और कश्मीर से हम लोग एक और चीज़ देखे तो ऊपर क्या था? गर्त आवास, यानी बुर्ज होम गर्त आवास भी कहाँ से मिला था? कश्मीर से। उसके अलावा गेहूँ, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, भैंस भी मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम, जहाँ है कश्मीर से। नेक्स्ट, गेहूँ, हरे चना, जौ, भैंस, बैल, चिरौन, जो आधुनिक बिहार में। ये फ्रेंड्स मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चंस कई बार बिहार के पीसीएस में पूछा जा चुका है कि चिरौन कहाँ? आधुनिक बिहार में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये कहाँ से मिला है? हल्लूर, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, ये कहाँ से मिला? पय्यमपल्ली, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, जिन जगह पर अनाज व हड्डी के अवशेष मिले हैं, इनमें से सिर्फ कुछ ही, बहुत जगह लेकिन इसमें कुछ को मेंशन किया गया है। अब अस्थायी जीवन की ओर जो बढ़ रहा है, तो अस्थायी जीवन का कारण क्या था? तो कृषि और पशुपालन। जो कि कृषि कर रहा है तो खाद पानी देगा तो फसल भी काटेगा, उसके लिए वहाँ रुकना पड़ेगा, इसलिए अस्थायी जीवन का मतलब चलन या प्रचलन शुरू हुआ है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ी के घरों के निशान मिले हैं। यानी कैसे पता चला कि यहाँ अस्थायी जीवन हो सकता है? तो झोपड़ी मिला है, कुछ घर मिला है, जैसे कि बुर्ज होम में। तो कहाँ में? वर्तमान कश्मीर में। यहाँ पर कैसा था? तो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यानी मान लेते ये गड्ढा है, ये मान ली बहुत बड़ा स्थल है, इसके नीचे अंदर में क्या करता था? आदमी घर बनाता था, ठीक है, जिसे गर्तावास कहते थे। इसमें सीढ़ी भी था। इंटरेस्टिंग है, गड्ढा है और सीढ़ी भी था। और इसमें इसके बाहर भी, यानी घर के बाहर भी और घर के अंदर भी क्या करता था? आग जलाता था। क्या? आग। इससे क्या पता चल रहा है कि जो मौसम के अनुसार कभी खाना अंदर बनता था, कभी खाना बाहर बनता था, आगे पीछे आग जलता था, और मौसम के अनुसार खाना अंदर बाहर पकता था। ठीक है। अब कह रहा है कि जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण भिन्न है, जैसे कुछ ऐसे उपकरण हैं जो पूरा पाषाण से अलग है, तो उसको क्या कहा गया? उसको नवपाषाण युग का माना गया। औजार भी है, ठीक है, घर धार को और अधिक, जो पूरा पाषाण युग का था औजार, वो उतना धारदार नहीं था, बड़ा भी था, और लेकिन जब जो नवपाषाण का आता है उसमें क्या होता है कि ये जो औजार है वो चूंकि धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, तो औजार छोटा बनाता था, नुकीला बनाता था और धारदार बनाता था, ताकि शिकार या खेत आसानी से कर सके। और इस समय में जो औजार था उस पर पॉलिश भी चढ़ाया जाता था। कब चढ़ाया जाता था? तो नवपाषाण। पाषाण का औजार तो मिला है पूरा पाषाण में, लेकिन छोटा और पॉलिशदार पूछा जाए तो कब बना है? तो ये नवपाषाण मिला है। उसके अलावा ओखली और मूसल, ठीक है, ओखली और मूसल का प्रयोग होता था वनस्पति और अनाज को मतलब काटने, कूटने और पीसने के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो नवपाषाण यानी ओखली और मूसल का खोज किस काल में हुआ था या उपयोग होने लगा था? तो नवपाषाण। नवपाषाण में औजार किस तरह था? तो पॉलिशदार और छोटे भी था, लेकिन पहला जो पूरा पाषाण का भी जो औजार था वो भी उपयोग हो रहा था। नेक्स्ट क्या है कि प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार हो रहा था, कुछ हड्डियां से भी बनाए जाने लगे थे। यानी ये सब नवपाषाण में क्या हो गया? तो हड्डी का भी औजार मिलने लगा था। अब इस ये रखा एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए क्या कह रहा है कि नवपाषाण के युग के उपकरण है, क्या था? तो इस पे क्या, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उस पर कभी कभी अलंकरण भी किया जाता था। यानी नवपाषाण में क्या हुआ? मिट्टी का बर्तन मिले लेकिन उस पर अलंकरण भी था। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार और बिहार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ये क्या है? स्टोन का साइज है, ये अलग अलग कालखंड में अलग अलग बना है,
इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गेहूं चावल या ये क्या है एक्चुअली, इसको ये जो मटका है इसमें इसका काम क्या होता था, इसमें कुछ न कुछ रखा जाता होगा इसीलिए बनाया गया था। तो गेहूं चावल दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। यानी पहले तो शिकार था, लेकिन अब क्या हुआ, गेहूं चावल भी नवपाषाण युग में अच्छे से आहार मतलब भोजन के रूप में उपयोग होने लगा था, क्योंकि इसका अच्छे खासा उपज होने लगा था। कपड़े भी बुनने लगे थे, यानी उस समय कपास का भी उपयोग होने लगा था। बहुत सारे लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर आजीविका चलाते थे। मतलब ये कह रहे हैं जैसे कि अभी जो घुमंतु भोटिया होता है, या जो देखिएगा आप घर के आसपास या स्टेशन के आसपास जो बहुत सारे बंजारा होता है, वो क्या करता है, अलग अलग जगहों पे घूमते रहता है। यानी जहाँ पे बेहतर मौसम होता है, जैसे कि एक जनजाति है ये उत्तराखंड का, वो क्या करता है, भोटिया अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे घूम जाता है। बहुत सारी जनजाति मौसम के अनुसार बदलते रहता है। यही चीज़ कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जीविका चलाने के लिए जहाँ भी दिक्कत होता था, मौसम जैसे ठंडा, जैसे आप देख लीजिए साइबेरियन बर्ड्स जो है, तो साइबेरिया से ठंडा के मौसम में इंडिया आ जाता है अपना भोजन के तलाश में। उसी तरह से मनुष्य भी उस समय ऐसा ही करता था। अन्य रीति रिवाज है, जैसे कृषक और पशुपालन समूह में रहते थे। जो कृषक है और पशुपालन समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। जनजाति किसको कहते हैं, जो कृषक था और पशुपालक जो समूह में रहता था उसको जनजाति कहते हैं। यहाँ जनजाति को कुछ विशेष तौर पर डिफाइन किया गया। तो जनजाति के लोग छोटे छोटे बस्तियों में रहते थे, ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित थे, रिलेटेड थे, और ये जो परिवार के समूह जो मिलके बनाते थे उसी को जनजाति का सब परिवार का समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। अक्सर महिलाएं खेती करती थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको मार्क कर लीजिए। जो जनजाति महिलाएं हैं अक्सर क्या करती थी, खेती करती थी। बच्चे देखभाल करता था पौधा का, जो आज भी जरूरत है इसको अपने हैबिट लाइफ में लाने का। पुरुष आमतौर पर पशु को बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, यानी पशु को कौन चराते थे, पुरुष, जबकि खेती महिला करती थी। सफाई तथा दूध निकालने कम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। आज भी पंजाब हरियाणा में आपको दिखेगा। यानी ये मार्क करने वाला पॉइंट है। उस समय जो महिलाएं क्या करती थी, आदिवासी महिलाएं खेती करती थी, पुरुष पशु चराता था और दूध निकालने या सफाई करने काम दोनों मिलकर करता था। उसी में से किसी को नेता मान लिया जाता था, जो क्या करता था, उस जनजाति का रक्षा करता था, युद्ध करता था, पुरोहित होता था। फिर क्या है कि जंगल, जमीन, घास के मैदान तथा पूरे कुनबे को संपत्ति माना जाता था। यानी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो जंगल था, जमीन था, घास था, पानी है, सभी बराबर, मतलब कुनबे को पूरी तरह से सबको संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इसका उपयोग सभी साथ साथ करते थे। गरीब अमीर के बीच अंतर बहुत कम था, नहीं के बराबर था। अब क्या कह रहा है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे क्या कह रहा है, मेहरगढ़ को ढूंढो। जहाँ हम लोग देखे थे मेहरगढ़ में क्या हुआ था, तो जौ और मतलब कृषि का साक्ष्य मिला था, जौ और गेहूं का। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता कौन है, बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा मैदान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुष इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना या भेड़ बकरी पालना की शुरुआत करता है। संभवतः देखिए यहाँ पर भी इतिहासकार संभवतः लगा रहा है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है ना, मतलब चीज़ को देखने के बाद डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि मेहरगढ़ वह इलाका है जहाँ पर गेहूं जौ पहले उपजाया होगा। उसके बाद कह रहा है कि जन्म पता कैसे चलता है, पुरातत्वविद को यहाँ पता, तो वही खुदाई से इनमें से हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवर का भी हड्डी मिला है। कई स्तरों का, जैसे भेड़ बकरी है। मतलब ये जो है ना, ये कहना चाह रहा है पूरा लाइन कि जैसे एक मान लीजिए अगर आपने कभी दियारा गया होगा तो देखा होगा पहले यहाँ छोटा सा घर हुआ, या पहले आपका जो पुराना घर है पहले नीचे था, फिर क्या हुआ, फिर जब दोबारा बना तो इसके ऊपर चला गया, फिर उसके ऊपर बना, इस तरह से क्या लेयर चलता गया। तो पता चला जो पहला लेयर है तो वहाँ पे कुछ अलग जानवर का हड्डी मिला है, दूसरा लेयर यहाँ पे कुछ अलग मिला है, तीसरा लेयर यहाँ पे कुछ अलग मिला। इससे पता चल रहा है कि वहाँ पे बस्ती था, वहाँ पे घर था और लोग बार बार वहाँ पे बनाते थे रहने के लिए। तो आप कह रहे हैं मेहरगढ़ में, इसके अलावा मेहरगढ़ में क्या मिला है, तो मेहरगढ़ में मिला है चकोर और आयताकार घर का अवशेष। कहाँ पे, मेहरगढ़ में क्या, चकोर और आयताकार घर के अवशेष, जिससे चारों ओर 4 या उससे ज़्यादा कमरा था। यानी जो चकोर घर मिला है जिसमें 4 या उससे ज़्यादा कमरा था, ठीक है, जिसमें क्या रहने और भंडारण का काम होता था। तो इसमें देखते हैं, अस्तर वाला चीज़ हम लोग देख चुके हैं। कह रहा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग
उसके जो सम्मान देने के लिए उसके मतलब आस्था था कि उसके साथ कुछ उसके सामान को रख दिया जाता था, और ऐसा आस्था था, ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, यानी मृत्यु के बाद भी जीवन है, ठीक है। इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कब्र मिले हैं, यानी कब्र के संबंध कहाँ से है? मेहरगढ़ में ऐसा कब्र मिला है जहाँ पे एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी का दफनाया गया था, यानी मेहरगढ़ में क्या मिला है? बकरी का साक्ष्य, जिसके साथ तो दफनाया गया था, और परलोक में मृतक को खाने के लिए संभवतः ये दिया गया होगा, मतलब ऐसा माना जाता था। अब क्या है, इसे ये घर है मेहरगढ़ में, इस तरह से घर था चकोर, जिसमें से 4 कैमरा है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 अलग अलग रूम है। उसके अलावा ये जो मेहरगढ़ में जो मिला है अवशेष, यहाँ पे क्या है? मनुष्य है, उसके साथ बकरी है, क्या है? बकरी यानी कोई जानवर है, इस तरह से चित्र वहाँ से मिला है। अब क्या कह रहा है? दूसरा है दाओ जली हेडिंग, क्या है? दाओ जली हेडिंग, ये कहाँ है? तो ये चीन और म्यांमार के सीमा पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस ब्रह्मपुत्र घाटी में चीन और म्यांमार के सीमा पर है। तो अगर आपको मैप याद हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये जो इलाका है, ये मान लीजिए इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है ये वाला, और इसके ऊपर क्या है? चीन है, और इधर क्या है? म्यांमार। ये जो ब्रह्मपुत्रा के ये जो इलाका है, यहाँ पर मिला है दाओ हेडिंग, जहाँ पे क्या मिला है? तो ये मतलब जहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थर का उपकरण मिला, यानी खरल और मूसल कहाँ मिला है? तो भारत, म्यांमार और चीन के सीमा इलाका में, जो ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है क्या? जेडाइट पत्थर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है? ये भी इसी इलाके से मिला है, यानी चीन और म्यांमार के स्थल से। नेक्स्ट, एक और जो पहले कास्ट होता था, कास्ट इतना मजबूत हो गया कि वो एक तरह से पत्थर हो गया था। एक और कह रहा है कि तुर्की को ढूंढो। तुर्की में भी इस तरह के पूरा जो अवशेष स्थल मिला है। सीरिया में भी मिला है, जहाँ पे चकमक पत्थर लाल सागर की कोरियो और भूमध्य सागर की सीपियाँ से मतलब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्या है? कुछ क्वेश्चंस है, तो इसको आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि सही या गलत बताओ। तो कह रहा है हुल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, सही है। बुर्जोम में आयताकार घरों के मिले हैं, बुर्जोम आयताकार मिला है, सही है। चिरंद पूरा स्थल कश्मीर में, जी नहीं। चिरंद कहाँ था? तो हम लोग देखे थे आधुनिक बिहार में। उसके अलावा जेराइट दाओजली हेडिंग से मिला है, जो चीन से लाया गया था, ये भी सही है, यानी गलत क्या है? चिरंद, ये बिहार में है। तो फ्रेंड्स 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी देखेंगे, तब तक आप नेक्स्ट चैप्टर है आरंभिक नगर, यानी नगर की शुरुआत कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।